हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे FST 16। तो लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1 क्वेश्चन 1। इसमें आपसे पूछा गया है कि द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज का क्वेश्चन है और इसमें इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है कि विच रिलेशंस आर करेक्ट। उस रिलेशन के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज के केस के लिए कि पीसीएम में फेल थे राजू चाचा। ठीक है, इसका क्या कोड था? तो ये था पोजिशनल, मतलब उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में देखना है। देन चेन मेटामरीज फंक्शनल, एफ से फंक्शनल हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, टी फॉर टॉटोमरीज और जो है फिर ये रिंग चेन आइसोमरीज। तो ये उसी ऑर्डर में आपको ट्राई करना होगा ताकि आपसे एरर ना हो। पहले मैं देखूंगा रिंग चेन आइसोमरीज, देन टॉटोमरीज के लिए आऊंगा, देन फंक्शनल आइसोमरीज के बारे में बात किया जाएगा, मेटामर्स के बारे में बात किया जाएगा, देन जो है चेन आइसोमर्स और लास्ट में पोजिशनल आइसोमर्स। ये इस सीक्वेंस जाता है अगर दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बीच में रिलेशन निकालना हो। ठीक है, ये ट्रिक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं वन बाई वन, क्या ये जो गिवन रिलेशन है दैट इज करेक्ट और नॉट। पहला देखो एसीटोन मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, करेक्ट ना। और दूसरा इन्होंने आई थिंक एल्लाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है देखो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम और नॉट। कैसे देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम? हाइड्रोजन काउंट करने मत बैठना, आप ड्यू चेक कर सकते हो ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। क्या चेक करो? कार्बन एटम चेक करो, हेटेरो एटम चेक करो और ड्यू चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करने नहीं बैठा जाता है। बेसिकली क्यों मैं बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूरी है चेक करना, बिकॉज टू आइसोमर्स तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। किसी भी दो आइसोमर्स के बीच में एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी सेम होती है, वो होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग पहले ये देख के चलेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस टू कंपाउंड आर सेम और नॉट, तभी उसके बाद में हम लोग जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेंशन किया गया होगा स्पेसिफाई करके इन सभी केसेस में से उसको हम लोग करेंगे। तो यहां केस क्या दिया हुआ है देखो, 3 कार्बन एटम दिख रहा है, 1 ड्यू दिख रहा है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, 1 ड्यू इसका है, 1 डबल बॉन्ड की वजह से, एक हेटेरो एटम ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में काउंट ही नहीं कर रहा हूं, जो दिख रहा है मतलब इजीली दिख सकता है वो ड्यू दिख सकता है। मैं हाइड्रोजन काउंट करने बैठोगे तो इसमें भी 6 है, इसमें भी आपको 6 ही मिलेगा। तो काउंट क्यों किया जाए जब ड्यू से पता चल जा रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो बात किया जाए इस केस के लिए तो क्या डिफरेंस आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट डिफर इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे आपका एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप है, तो दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने बोला है कि दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बिल्कुल, फंक्शनल आइसोमर्स जब हम बोल ही रहे हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैटेगरी में भी आएंगे। ठीक, दे आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डिफिनीशन क्या होता है? 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ जाए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट है, वी कैन गो फॉर ऑप्शन ए। बी की बात करें कि मेंशन किया गया है दिस 2 कंपाउंड्स आर मेटामर्स। इट इज मेटामर्स नहीं होंगे बिकॉज अगर देखो आप दोनों के ग्रुप में क्या डिफरेंस आया हुआ है, केवल और केवल ओरिएंटेशन ग्रुप में डिफर कर रहा है। यहाँ पे और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है सिस कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। तो कनेक्टिविटी इज सेम। कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस आया है क्या? नहीं, कार्बन हाइड्रोजन वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन, कनेक्टिविटी सेम। अगर कनेक्टिविटी सेम हो गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो गया तो हम लोग स्टीरियो की बात करते हैं, तो ये सिस और ट्रांस, ये दे आर द जीआई ऑफ ईच अदर। बट इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है? इन्होंने मेंशन किया है कि दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दैट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, तो सी में पोजिशनल आइसोमर्स दिया हुआ है। पोजिशनल से पहले क्या देखा जाएगा? चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों में से मैं तो यू हैव टू गो फॉर द चेन आइसोमर्स। बात किया जाए इस केस में, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो है कार्बन एटम कितने हैं? 4 ही कार्बन एटम है। ठीक है, 1 2 3। इसलिए मैं बोला कि आप एक बार चेक कर लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं कंपाउंड का। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉट सेम, दे आर नॉट आइसोमर्स। आइसोमर्स ही नहीं है, इसके बारे में बात ही नहीं किया जाएगा किसी भी आइसोमरीज के बारे में। तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी की बात कर ले, हम लोगों से इनकरेक्ट पूछा हुआ है, बाद में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में। डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या दिया हुआ है आप देखो, एक आइसोमर्स ये दिया हुआ है जिसके साथ इस तरीके से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, COH। तो अगर इसको पेरेंट चेन की बात किया जाए 1 2 3, ठीक है, और दूसरी की बात किया जाए, ठीक है, देखना आप ध्यान से, COH। ठीक है, तो 1 2 3 4 जा रहा है।
4 कार्बन एटम है, इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है और लिखा है दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में आइसोमर्स ही नहीं होंगे, नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसलिए मैं बोला चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमसे पूछा भी था कि हाउ मेनी विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हम लोग को सिलेक्ट करना था। तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा, सी इनकरेक्ट हो जाएगा और डी इनकरेक्ट। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन बोला है, इन्होंने पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। 1 बाय 1 देखते हैं। पहला बोला है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ऑर्डर है O2 प्लस का ज्यादा होगा, O माइनस से ज्यादा होगा। करेक्ट हम लोग को सेंटेंस लेना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का होगा क्या? बिल्कुल, बिकॉज देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, और निगेटिवली चार्ज स्पीसीज इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहेंगे, रिपेल करेंगे। दो अपोजिट सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सब पता है, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट अगर हम लोग ये आइडिया निकालें तो O2 प्लस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ज्यादा होगा O माइनस से, बिकॉज दिस इज द निगेटिवली चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात किया गया है तो दिस ऑर्डर इज करेक्ट। बी की बात करते हैं। बी के केस में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दैट फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सेलेनियम। अब ये केस है, क्या बोला जाता है कि अगर अलोंग द पीरियड जाते हो आप तो जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, और डाउन द पीरियड जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। तो फ्लोरीन तो ऑक्सीजन के बाद में आता है, जो है अलोंग दिस फ्लोरीन हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये केस हो गया। और इधर जाओगे तो इधर ऑक्सीजन है, सॉरी इधर ऑक्सीजन है, नीचे सेलेनियम है, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर ये भी करेक्ट है। सी की बात कर लेते हैं। तो सी में क्या बोला है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वही सेम कहानी है, इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करना है, बस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इस दोनों में +2 हो जाएगा। इस केस के लिए बात किया जाए, इसकी बात किया जाए तो +1 हो जाएगा, और इसकी बात कर लें हम लोग ऑक्सीजन एटम की बात कर लें तो -1 हो जाएगा, यही होगा। अब देखो जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ेगा ना, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का जो पावर होगा बढ़ते जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं OF2, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, O2F2 जिसमें ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और S2O2 जिसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं बोल सकता हूं कि जो OF2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो O2F2 से ज्यादा होगा, और O2F2 का S2O2 से ज्यादा होगा। यानी सी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, डी की बात करें तो डी के केस में क्या दिया हुआ है, तो बोरान, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। गलत है ये, मैंने बोला अभी ऊपर में कि जो है अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ते जाता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा बोरान से, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का आएगा इस केस में, देन नाइट्रोजन, देन, यानी कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो वी कैन गो फॉर द ऑप्शन A, B, C, ऑल दिस 3 ऑप्शन वी कैन कंसीडर। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें, देख लेते हैं। 2 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये डेंसिटी दिया हुआ है इसका 1.09 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। मैं क्या इसका जो है आइडिया लिखाता हूं, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दो, 2 मोलर मीन्स 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन हाउ मच, इन 1000 ml, ये लिखा जा सकता है। 2 मोलर का ये मीनिंग हुआ 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अच्छा 1000 ml ऑफ सोल्यूशन है तो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन बता सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ डेंसिटी और ये वॉल्यूम हो गया, तो 1090 ग्राम। अच्छा वेट ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट मींस जो है MgCl2, 2 मोल्स है, मैं यही बोल रहा हूं कि 2 मोल्स ऑफ MgCl2 आर प्रेजेंट इन द 100 ml, तो 2 मोल्स के लिए कितना वेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 ग्राम। तो वेट पता कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता किया जा सकता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इसको माइनस कर दो आप, 900 ग्राम हो गया। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो 900 ग्राम प्रेजेंट है सॉल्वेंट, इसको आप 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई। तो अगर Cl माइनस की बात करें तो कितना प्रेजेंट होगा,
2 into 2 because one molecule में two atom of Cl minus present है, 2 ions present है Cl minus का, तो ये हो जाएगा 4 into 1000 डिवाइड बाई 900। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये कैंसिल हो जाएगा। 40/9 कितना दे देगा वैल्यू? 40/9, तो यानी कि वही आपका जो है 4.44 चलता जाएगा मोल, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 इज एग्जैक्टली 0.05। देखा जाए इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। यहाँ पे पहले हम लोग देखते चलते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है MgCl2 का। 2 मोल्स प्रेजेंट है, अच्छा ये रहा 2 मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकाला जाए x। 2 मोल्स कितने में प्रेजेंट है? 2 मोल्स, तो ये हो गया सल्यूट का, और टोटल मोल्स ऑफ इसके कितने होंगे? सॉल्वेंट के। तो 900 ग्राम डिवाइड बाई 18 कितना आएगा? 50 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 50। तो 2/52 इसको आप कैलकुलेट कर लो। आई थिंक अगर ये वैल्यू निकालोगे तो 0.038 देगा, 0.05 नहीं देगा, तो ये इनकरेक्ट है। सी की बात कर ले, सी भी कंसीडर कर लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ इन्होंने? द कंसेंट्रेशन ऑफ MgCl2 इज 9% वेट बाई वॉल्यूम। तो हम लोग निकाले ही थे, कितना वॉल्यूम निकाल, 190 ग्राम बोले थे MgCl2 का प्रेजेंट है। कितने में प्रेजेंट है? 1000 ml में प्रेजेंट है। और मुझे परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दे देगा 19% वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। अच्छा डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो ये करेक्ट है, जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं, ठीक है, डी की बात कर लेते हैं। द कंसेंट्रेशन ऑफ MgCl2 इन 1.9 इंटू 10⁻14 ppm, ये क्या करेक्ट है क्या? 1.9 नहीं होगा ना, आप जैसे वेट बाई इसका कंसीडर करोगे, वेट बाई वेट इंटू 10⁻6 पर यूनिट यही निकालोगे। तो वेट ऑफ अगर आप निकालते हो कि किसका वेट ऑफ सल्यूट निकाला आपने 190, ठीक है, 190 निकाला सल्यूट का, ठीक है, और निकालना चाह रहे हो पार्ट्स पर मिलियन में, तो वेट ऑफ सल्यूट हो गया, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1.09, ये हो गया पर यूनिट ग्राम के लिए, पर यूनिट ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में 190 ग्राम जो है इतना प्रेजेंट होगा। तो ये केस है कि इसको आप जो है 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये देख सकते हो कि आपका आंसर 1.90 से थोड़ा कम आएगा। ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते तो ये क्या आता? 1.9 इंटू 10⁻4 से लेस आएगा वैल्यू, एग्जैक्टली नहीं आएगा 1.94 इंटू 10⁻4, वो गलत दिया है, क्योंकि हम लोग को वेट बाई वेट कंसीडर करना होगा ना। वेट बाई वेट कंसीडर करोगे या नंबर मोल्स कंसीडर कर सकते हो, वेट बाई वेट कंसीडर किया जाएगा, तो ये आ जाएगा तो आपका 1.9 इंटू 10⁻4 से लेस आएगा, यानी डी इज इनकरेक्ट। और हमसे पूछा भी था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो वी कैन गो फॉर ऑप्शन बी एज वेल एज द ऑप्शन डी। दीज टू आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा हुआ है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला केस देखो, फर्स्ट वन, इसमें बोला गया कि रेजोनेंस इज पॉसिबल। क्या इस केस में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? देखो आप ध्यान से, क्या बोला गया था? इस पर ब्रेड्स रूल याद होगा आपको। ब्रेड्स रूल बोलता है कि डबल बॉन्ड इज हाईली अनफेवरेबल एट द ब्रिज हेड कार्बन एटम फॉर द ब्रिज साइक्लिक सिस्टम। ब्रिज साइक्लिक सिस्टम होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है इस तरीके से चेन बनाओ, एक से ज्यादा चेन बनाओ, इसको बोला जाता है फ्यूज रिंग सिस्टम, ठीक है। तो मैं ब्रिज रिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं कि अगर ब्रिज रिंग सिस्टम में यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाईली अनस्टेबल होगा, डबल बॉन्ड भी यहां पे डीलोकलाइजेशन नहीं किया जाएगा, डीलोकलाइजेशन नहीं कराया जा सकता है। तो ठीक है, तो यहां बोला है कि रेजोनेंस इज पॉसिबल, इनकरेक्ट हो जाता है ऑप्शन ए, हम लोग से करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो बी क्या ऑप्शन क्या दिया है कि रेजोनेंस इज परमानेंट इफेक्ट। बिल्कुल, हमारा जो रेजोनेंस होता है दैट इज परमानेंट इफेक्ट ओनली, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट ही होता है, टेम्पररी इफेक्ट नहीं काम करता है, ये मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंटली काम करता है, ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है कि रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन द साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की कहानी पता है, कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है कि ये बाथटब स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। बाथटब स्ट्रक्चर क्यों ले लेता है? बिकॉज अगर ये प्लेनार स्ट्रक्चर लेगा तो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो स्ट्रक्चर एज्यूम किया जाता है, ये एज्यूम किया जाता है बाथटब स्ट्रक्चर। अब ये जब
क्यों ऐसा केस होता है? बिकॉज अगर ये कंडीशन लोगे आप प्लेनार लोगे तो ये 4n पाई मींस 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ एंटी एरोमेटिक है। अगर सिस्टम एंटी एरोमेटिक है तो अपनी जो प्लेनारिटी है वो लूज करके नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो होगा क्या? बिकॉज ऑफ दिस नॉन प्लेनारिटी ये रेजोनेंस अपना लूज कर देगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। उसी को तो ये रोकना चाह रहा है, बिकॉज इस केस में जो डीलोकलाइजेशन है अनफेवरेबल है। अगर इसी डीलोकलाइजेशन को ये स्टॉप करना चाह रहा है तो अपने आप को प्लेनारिटी जो है छोड़ना चाह रहा है, और प्लेनारिटी जैसे ही छोड़ेगा ये बार टब स्ट्रक्चर में आ जाएगा और टब स्ट्रक्चर ले लेगा। तो इस वजह से इसको बोला जाता है नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा था तो बी तो करेक्ट है, सी भी अभी भी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन देख लिया जाए तो डी में बोला है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं, किसके? नैप्थलीन मॉलिक्यूल के। ठीक है, नैप्थलीन मॉलिक्यूल के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको पता करना है कि विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। आइडिया लगाना है। कैसे आइडिया लगाएंगे? थोड़ा सा इसको देखते हैं। अगर आप ध्यान से दोनों रिंग को फोकस करो, नो डाउट ओवरऑल दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सेम मॉलिक्यूल है तो अब इसलिए जो है एरोमेटिक तो होगा। लेकिन आप इसको अगर एक एक रिंग बाय रिंग कंसीडर करो तो इस केस में ये भी रिंग एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है। बट इस केस में क्या हुआ? एक रिंग तो एरोमेटिक है, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक का केस है। ठीक है, एरोमेटिक नहीं हुआ। तो इस वजह से अब स्टेबिलिटी किसकी मानी जाएगी? जहां पे दोनों रिंग एरोमेटिक हो। ठीक है, जहां पे दोनों रिंग एरोमेटिक हो तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये आरएस जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस वन। तो बी एंड डी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, बी एंड डी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द ऑक्साइड एसिड ऑफ द नॉन मेटालिक एलिमेंट। देखा जाए, पहला इन्होंने दिया हुआ है S3P3O10 में हैव 3 POP बॉन्ड। बना लिया जाए स्ट्रक्चर इसको, S3P3O10 ऐसा कुछ होगा क्या? H5 है, सॉरी H5 है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका जाना चाहिए। OP11OH, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा ना, देखो सही है क्या? 1 2 3 4 5 5 है, H5 है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सही है। H5P3O10 हैव 3 POP बॉन्ड, नहीं एक POP बॉन्ड ये हो गया, एक POP बॉन्ड ये हो गया, दो ही POP बॉन्ड है। 2 POP बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा भी था इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए। देन बी की बात कर ले, पॉलीथाइनिक एसिड H2N+2O6। ठीक है, H2 आप कोई भी एक कंसीडर कर लो ना, कोई भी आप एग्जांपल n की वैल्यू ले लो, n की वैल्यू 2 रख लो, तो H2S4O6 ले लो। ठीक है, अब इसको बना लो आप, सल्फर सल्फर लिंकेज हो जाएगा और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड O डबल। इस केस में इन्होंने बोला क्या है? इसको बोला है इस क्वेश्चन के लिए आपसे कि पॉलीथाइनिक एसिड हैज द N-1 SS लिंकेज। ठीक है, कितने लिंकेज हैं? तो अब मैंने बोला n की वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो कितने लिंकेज आएंगे? मैंने n की वैल्यू 2 रखी हुई है, तो n की वैल्यू 2 रखने पे कितने जो है लिंकेज आएंगे? तो 2 - 1 लिंकेज, 2 - 1 लिंकेज नहीं, 1 ही लिंकेज आएगा। नहीं ज्यादा लिंकेज आएगा, 1 2 3 आप देख सकते हो। N+1 लिंकेज आ रहा है, N+1 लिंकेज आ रहा है पॉलीथाइनिक वाले केस में। यहाँ पे दिया N-1 SS लिंकेज, दैट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, ए तो इनकरेक्ट है ही, बी भी इनकरेक्ट है। सी की बात कर ले, ऑप्शन सी भी कंसीडर कर लेते हैं। तो सी में बोला है कि ऑल OCLO बॉन्ड आर आइडेंटिकल। होगा क्या ऐसा? ऑल OCLO बॉन्ड इज आइडेंटिकल, नहीं एक OH है ना, यहाँ पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो आइडेंटिकल कैसे होगा? इसका भले आप बोल सकते थे कि ये सभी का सभी आइडेंटिकल होता, लेकिन यहाँ पे तो अभी भी हाइड्रोजन है ना, तो इसके इक्विवेलेंट RS थोड़े बन के आए। इक्विवेलेंट RS तब होता तब बोला जा सकता था कि इन दैट केस जो है सभी के सभी बॉन्ड आइडेंटिकल होते। तो A B C तीनों इनकरेक्ट है। डी की बात कर ले, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन करस्पॉन्डिंग एसिड ऑफ N2O3। बिल्कुल जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? A B, बिकॉज इन्होंने पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन। A B C इज इनकरेक्ट, A B C आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें इन्होंने स्टाइकोमेट्री का रखा हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन है। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, बोला गया है कि इनिशियली 1 मोल ऑफ x, 1 मोल ऑफ x, 3 मोल ऑफ y, 4 मोल ऑफ z is taken if 1.25 mole of W is obtained under the reaction condition and there is no any other side of reaction, then X is the limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप जितने भी नंबर ऑफ मोल्स जिसका भी दिया गया है ना रिएक्टेंट साइड में, उसको आप उससे डिवाइड कर दो, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 1/2, इसको 3/3, तो यानी कि 1 आ जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। जिसका लेस वैल्यू होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सिंपल सा केस है लिमिटिंग रिएजेंट को पहचाना, तो X इज लिमिटिंग रिएजेंट, X इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल करेक्ट है, X इज लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद ऑप्शन चलते हैं, इसमें ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, अदर की बात करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज 50%। ये कैसे पता किया जाएगा, ये देखो x के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि W कितना फॉर्म करना चाहिए, करेक्ट, और अगर नहीं फॉर्म किया तो देखना पड़ेगा कितना फॉर्म किया। देखते हैं ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो देखो आप कि जब मैं 2 मोल्स लेता, 2 मोल्स ऑफ x, कितना मोल्स y जनरेट और W जनरेट करता, 5 मोल्स, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ x लिया जाएगा तो 5/2, यूनिटरी मेथड आता है ना आपको सॉल्व करने, 5 मोल्स ऑफ W जनरेट करेगा, इतनी तो बात समझ में आती है। तो 1 मोल ऑफ x के लिए 5/2 मोल्स ऑफ W जनरेट होना चाहिए, यानी कि 2.5 मोल्स। लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है, तो ये तो एक्सपेक्टेड यील्ड था 2.5, और कितना रहा है 1.25 into 100, दैट विल गिव हाउ मच 50%, ठीक है, 50% यील्ड इज देयर, यानी कि बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ Z इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, सही है क्या, 2 मोल्स ऑफ Z अनरिएक्टेड रहेगा। देख लो आप, ये मोल्स है, ये मोल्स है, ये ध्यान में रखना। तो ये बात कर लेते हैं, देखो 2 मोल्स कैसे पता किया जाएगा, ये W अब डिसाइड करेगा, क्योंकि 50% ही रिएक्शन में गया है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इसका हाफ मोल ही रिएक्शन में जा रहा है। तो अगर हाफ मोल्स जा रहा है, जैसे देखो ऐसे समझा जा सकता है, 2 मोल्स ऑफ x लेता तो 4 मोल्स ऑफ Z कंज्यूम होता। अब क्या मैं बोला हूं कि हाफ ही मोल इसका रिएक्शन में जा रहा है, कैसे पता चला हाफ मोल्स जा रहा है, 1 मोल नहीं जा रहा है, बिकॉज यील्ड दिया हुआ है इन्होंने। तो हाफ मोल ऑफ x अगर रिएक्ट करता है, कितना मोल्स, मतलब ऑब्वियसली इसका जब डबल कंज्यूम होगा, तो अगर डबल कंज्यूम होता है Z कितना कंज्यूम हो जाएगा, Z कंज्यूम कितना हो जाएगा, देख लो आप, तो हाफ मोल के लिए कंज्यूम होगा 1 मोल, तो बच कितना जाएगा, रिमेनिंग Z का रिमेनिंग अमाउंट, ये रह जाएगा 4 - 1, दैट विल गिव 3। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Z इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो है सी हमारा इनकरेक्ट है, ए भी करेक्ट है। डी की बात कर लेते हैं, तो डी में बोला है 0.75 मोल्स ऑफ Y इज रिएक्टेड, कैसे पता किया जाए, तो देखो 2 मोल्स अगर X लिया गया रहता तो 3 मोल्स ऑफ Y बनता, 1 मोल के लिए 3/2 Y बनता है। अब हम लोग से बात किसके लिए किया जा रहा है, Y के केस में, तो 3/2 हम लोग को निकालना है 1/2 के लिए। 1/2 क्यों, क्योंकि 1/2 ही रिएक्ट कर रहा है ना, ये कैसे पता चला, W से पता चला, तो ये हो गया 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75। ये पूछा भी है कि 0.75 मोल्स ऑफ Y इज रिएक्टेड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वी कैन गो फॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, रिप्रेजेंट द करेक्ट आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। 1 by 1 आप देखते चलो। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है इन्होंने, तो लिथियम CuMe2, क्या दिया हुआ है, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट वर्ड यूज किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो थोड़ा पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि क्यूप्रेट अगर यूज होता कब, जब कॉपर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो तो कैसे निकाला जाएगा, +1, इसके लिए मैं x रख देता हूँ, -2, मिथाइल के लिए -2 कंसीडर करोगे ना, तो यहां से हो जाएगा x = +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इनकरेक्ट है, लिथियम डाइमिथाइल कॉपर 1 हो सकता था, कॉपर 1 विल बी करेक्ट, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है जो है क्यूप्रेट सेकेंड, दैट इज इनकरेक्ट। बी की बात कर लेते हैं, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑस्मियम, तो यानी कि ये इनकरेक्ट है। बी की बात कर लेते हैं, ऑस्मियम इथाइल ग्रुप रखा हुआ है इन्होंने, अमोनिया रखा हुआ है NH3 5 NCl। इसके लिए क्या बोला है कि पेंटा अमाइन में देख लेना डबल एम है, क्यों, क्योंकि अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है। मतलब जब आप अमोनिया लिखते हो ना, अमोनिया, वहीं से ये नेम भी आया हुआ है, इसका अमाइन नेम भी आया हुआ है। तो जब अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा तब इसको लिखा जाएगा अमोनिया।
अमाइन लिखा जाएगा, मीन्स डबल एम उसमें आएगा। लेकिन जब इसके जो अमाइंस है वो एक तरीके से लिगेंड की तरह काम करेंगे, RNH2 की मैं बात कर रहा हूं, तब इन दैट केस एक ही एम रहेगा। ये बहुत एक बार जेई ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है तो आप ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा पेंटा अमाइन इथाइल ऑस्मियम 2 क्लोराइड। एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं, ऑस्मियम का कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, इथाइल की वजह से -1, ये 0 देगा और ये जो है -1 होगा, तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी की बात कर ले तो सी में क्या दिया हुआ है K3, ठीक है, K3CO CN5H, ठीक है। तो इसका तो हो गया -5 ले लिया जाएगा। क्या दिया हुआ है पोटेशियम पेंटासाइनिडो प्रोटियम, प्रोटियम इस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +1 इस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको -3 रख दिया जाए तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा एक बार आप देख लो, -5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन्होंने क्या दिया हुआ है पोटेशियम पेंटासाइनिडो प्रोटियम कोबाल्टेट 1, कोबाल्टेट दिया हुआ है, कोबाल्टेट 1 मींस -1 चार्ज दिखा रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट होना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। डी की बात कर लेते हैं तो डी में दिया हुआ है कि ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, डाइअमीन, फिर से मैं ये बोलूंगा, ऐलान करूंगा कि जेई ने ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है, ये डाइअमीन नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहां पे आप क्या यूज करो, यहाँ पे अमोनिया का जो डेरिवेटिव है उसको यूज करो, और अमोनिया के डेरिवेटिव को अमीन्स लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं अमीन्स लिखते हैं, ना कि हम लोग अमाइन लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ये बस थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में जो है डिफरेंस आ गया, ये जेई का भी प्रॉब्लम है। यहाँ मिस्टेक क्या है कि डाइअमीन की जगह डाइअमीन नहीं होना चाहिए, इसकी जगह हम लोग को लिखना चाहिए था डाइअमीन, बस यही मिस्टेक है जो कि ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर एल्युमिनियम फ्रॉम द रेड बॉक्साइट इज, पहला मेथड दिया हुआ है कि सरफेक्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द ओर कंसंट्रेशन, नहीं ठीक है, ओर कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है फ्रॉम एल्युमिना का, लेकिन रेड बॉक्साइट से नहीं यूज किया जाता है, वहां यूज किया जाता है व्हाइट बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट का कंसंट्रेशन किया जाता है यूजिंग द सरफेक्स प्रोसेस बॉक्साइट, ठीक है। तो यानी कि ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। बी में क्या हुआ कि लीचिंग ऑफ ओर विथ aqueous NaOH प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स की तरह भी दिखा सकते हो, तो दिस विल बी डिसॉल्व, प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करेगा, यानी कि बी इज आल्सो इनकरेक्ट। सी की बात कर ले, सी में बोला है कि वीकली एसिडिक मीडियम इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द सोडियम, ये कॉम्प्लेक्स अगर मुझे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कराना है तो हम लोग को एसिडिक मीडियम रखना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर एसिडिक मीडियम रखा जाएगा तो इन दैट केस आपका ये मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होगा, तो बेसिकली OH माइनस कंसंट्रेशन जब एक्सेस में लिया जाता है तब ये फॉर्म करता है, तो H+ अगर ऐड कर दिया जाएगा तो OH माइनस कंज्यूम होगा और रिएक्शन को जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जो है ये सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी की बात कर ले, ओनली प्योर Al2O3 इज यूज्ड, एल्युमिना इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन द हॉल एलार्ट प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, नहीं उसके साथ हम लोग यूज और भी रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे Na3AlF6, क्या है ये क्रायोलाइट्स, क्रायोलाइट्स भी यूज किया जाता है, तो नॉट प्योर एल्युमिना का भी नहीं यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग ये भी यूज करते हैं क्रायोलाइट, जो क्या करता है इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट मैं बोला, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, ऐसा नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट को जो है मतलब पहले ही मेल्ट कर देता है, ये होता है, जरूरी भी है मेल्ट करेगा तभी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो है only pure alumina is used as the electrolyte in the Hall Héroult process of the electrolytic reduction, that is incorrect, only correct option is C, हम लोग C ऑप्शन के साथ जा सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपको करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो यहाँ से इन्होंने जो है क्वेश्चन नंबर 9 आप देखना, इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कंसीडर किया हुआ है, E नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, क्या रिएक्शन दिया हुआ है, तो Ag, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, इसमें क्या इन्होंने रिएक्शन को दिया हुआ है, Ag कन्वर्टेड टू AgCl सॉलिड, Cl माइनस सॉल्ट ब्रिज, Br माइनस aqueous कन्वर्टेड टू AgBr, ठीक है सॉलिड,
एंड Ag, ठीक है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम बनाए इस केस के लिए, जैसे कि अगर कंसीडर करोगे सेल कंसीडर करोगे तो हो क्या रहा है, AgBr कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस, बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए इसमें, Ag प्लस aqueous एंड Br माइनस फॉर्म करेगा जो डिजॉल्व होगा aqueous, ठीक है। उसी तरीके से AgCl ये कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस aqueous Cl माइनस aqueous, ठीक है। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ई नॉट तो सेम होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स रिएक्शन है कि Br माइनस जो Ag प्लस प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके AgBr फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो है आपका ये इस तरीके से रिएक्शंस दिया गया। तो ये देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस कंसंट्रेशन सेल है, ई नॉट सेल तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, बिकॉज ई नॉट तो जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पे जीरो ही रहेगा अगर कंसंट्रेशन इसका इक्वल है। देन क्या लिखा जाएगा इसका 0.06, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बनी है, लॉग ऑफ देखो ऑक्सीडेशन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ, ऑक्सीडेशन किधर से किधर हो रहा है, ये Ag सॉलिड से Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Br माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा 0.06 लॉग ऑफ KSP ऑफ AgCl डिवाइड बाई KSP ऑफ AgBr, यही तो होगा। कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसी को हम लोग लिख रहे हैं, माइनस 0.06 ऑफ लॉग KSP ऑफ AgCl दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 into 10 the power minus 10 डिवाइड बाई KSP ऑफ AgBr दैट इज इक्वल टू 4 into 10 the power minus 30। सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 3 आ जाएगा इधर आपका, 3 कर ली लेते हैं, 0.06 log ऑफ 1/2 into 10 the power 3, 1.2 into 10 the power 3 ये वैल्यू आपको देगा। अब इसको कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करते हैं तो 0.3 माइनस 0.06 देख लेते हैं, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 0.06 लॉग ऑफ 5 हो जाएगा 0.7 प्लस लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 10 पावर 2 यानी कि 2.7 हो जाएगा। तो 2.7 इंटू 0.06 ये माइनस में आया, ये एक बार निकाल दो कितना आ रहा है, माइनस 16.2 आ रहा है बिल्कुल। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, विच ऑप्शन माइनस 16 के आसपास में आएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि हम लोग ने अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू रखा है, तो एग्जैक्टली नहीं वैल्यू रखा है, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10, ये बेसिकली हम लोग को H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना होगा दोनों सेल्स दोनों साइड। तो CH3COOH ये डिसोसिएट होकर फॉर्म करेगा, अगर जाता है तो ये डिसोसिएट होकर फॉर्म करेगा CH3CO माइनस H प्लस, ठीक है। सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उस सेल रिएक्शन से आपको कंसंट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो इनिशियली कंसंट्रेशन होगा C0, बिकॉज मुझे चाहिए H प्लस का कंसंट्रेशन इन रिएक्शन, C इंटू 1 माइनस H C अल्फा यही तो होगा। तो ये लिखा जा सकता है C अल्फा स्क्वायर C इंटू 1 माइनस अल्फा, C गेट कैंसिल, 1 माइनस अल्फा को ऐसे भी आप नेग्लेक्ट करोगे दैट इज इक्वल टू K, ठीक है। तो C अल्फा क्या हो जाएगा, मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए इस साइड में, तो H प्लस का कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू C अल्फा, और C अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट K इंटू C। ये तो आप पहले से बहुत बार कैलकुलेशन किए होंगे। K कितना वैल्यू दिया हुआ है फॉर एसिटिक एसिड दैट इज इक्वल टू 10 द पावर माइनस 5, और कंसंट्रेशन कितना मेंशन है फॉर द दैट इज एसिटिक एसिड दैट इज इक्वल टू 10 द पावर माइनस 1। तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 द पावर माइनस 3। ये किसका कंसंट्रेशन है, H प्लस का कंसंट्रेशन है। अब दूसरा निकालते हैं अमोनिया का जो केस होगा। तो अमोनिया भी वाटर के साथ जाएगा, जनरेट क्या करेगा, NH3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा अमोनियम प्लस OH माइनस, ठीक है। अब इसको निकाला जाए तो इनिशियली कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है इन्होंने 0.01 मोलर, ये जीरो कंसीडर कर लो आप,
इसको डिसोसिएशन में जाएगा तो 0.c में ले लेता हूँ, सी कंसीडर कर लेता हूँ, सी 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, ठीक है, सी अल्फा सी अल्फा। अब यहां से आप निकालोगे तो के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी अल्फा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बेसिकली मैं निकालना चाह रहा हूं। तो सेकेंड हाफ सेल के लिए OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट सी के बी, अंडर रूट सी के बी कितना दिया हुआ है, अंडर रूट सी के बी देखो आप, तो सी की वैल्यू हो गई 10⁻⁻2 और ये हो गया 10⁻⁻5 के बी, तो हो जाएगा 10⁻⁻3.5, ये तो होगा 7/2 3.5। तो ये मैंने निकाला है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻3.5, दैट विल गिव हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 10⁻10.5 हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन आ गया दोनों हाफ सेल में H प्लस का कंसंट्रेशन। अब इसके लिए निकाल दो आप, E तो निकाला जा सकता है ना, EMF ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू E नॉट 0 हो जाएगा 0.06 log ऑफ 10⁻3 डिवाइड बाई 10⁻10.5, इसको आप सॉल्व कर लो, इधर आ जाएगा 0.06 माइनस हो जाएगा 7.5, हो जाएगा कितना देख लो आप, माइनस 0.45। इज एनी ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे ही अप्रोच रख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, देख लेते हैं 11 में क्या केस है। तो प्लेटिनम H2 कन्वर्ट हो रहा है HCl में, ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन है, समझना आप, AgCl कन्वर्ट होगा Ag प्लस NCl माइनस में, ठीक है, HCl कन्वर्ट होगा H प्लस NCl माइनस, HCl कन्वर्ट होगा H प्लस NCl माइनस, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तब इन दोनों सेल को मिला के लिखा जा सकता है AgCl प्लस HCl, दैट इज इक्वल टू, दैट विल गिव Ag प्लस H प्लस, ये तो सॉलिड फॉर्म में है ना, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म NCl माइनस Cl माइनस, ठीक है। अप्रोच कैसे जाएगा, वंस अगेन वही सेम कहानी है, E नॉट सेल दे हैव गिवन, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, इसको मैं इधर लिख दूं, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, E नॉट सेल इक्वल टू 0.02 दे हैव गिवन। अब जो है इस कंसंट्रेशन को लिखा जाए 0.6 log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू 10⁻², और Cl माइनस का कंसंट्रेशन वो भी सेम ही होगा, HCl तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लिया जाए 0.022 log ऑफ, सॉरी लॉग इधर लेते आओगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 0.24, हाउ मच यू विल गेट 0.46। एनी ऑप्शन इज देयर, हाँ बी ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 11th के केस में ये तो 3 टाइप के ये सेल दिए हुए हैं, तीनों डिफरेंट सेल दिया गया है, ये कंसंट्रेशन है, H प्लस के कंसंट्रेशन सेल को दिया है, यहाँ पे आपको जो है मेटल का H प्लस के साथ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 मेटल को रखा हुआ है कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो सी इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें आपसे बोला है कि एल्काइल हैलाइड कैन अंडरगो SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन, आउटकम ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय फैक्टर लाइक नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसको अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर क्या है ये भी अफेक्ट करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड अफेक्ट करेगा, और टाइप ऑफ बेस जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया जा रहा है वो भी नेचर, उसका जो नेचर है वो भी अफेक्ट करेगा, SN1 SN2 E1 E2 कौन सा होना चाहिए, इस सभी चीजों, सब जो फैक्टर है इस पे डिपेंड करेगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में, ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव सेम मेजर प्रोडक्ट इन SN1 एज वेल एज द SN2, ठीक।
बोला गया कि अगर SN1 या SN2 कराया जाए तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा ऐसा केस है, आइए देखते हैं इस केस में। ठीक है, तो मतलब दोनों रिएक्शन करा के देख लो, आपको मेजर प्रोडक्ट, सेम मेजर प्रोडक्ट इन SN1 और SN2 आपको मिलना चाहिए। 1 by 1 केसेस कंसीडर करो। आप जो है ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे क्या है, PHCH2Cl। आप एक बार कार्बोकैटायन फॉर्म करके देख लो, और विदाउट कार्बोकैटायन, क्योंकि जब SN1 की बात होगी तो पहले कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगा, तो ये फॉर्म कर लेगा कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप पे इस पे रिएक्शन हो जाएगा, मान लो OH माइनस जाकर रिएक्ट किया तो ये फॉर्म कर लिया PHCH2OH। अच्छा, हम लोग SN2 के थ्रू सोच लेते हैं कि क्या बनना चाहिए। जब SN2 कराओगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो PHCH2OH सेम प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात कर ले, तो ये पूछा है कि इन विच केस गिव द सेम मेजर प्रोडक्ट इन SN1 और SN2। सेकेंड केस देख लो, CH2CH CH2Cl, इसको अगर हम लोग SN1 से कराना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा, एलाइलिक कार्बोकैटायन, यहाँ पे जैसे बेंजाइलिक बना था, फाइनली ये प्रोडक्ट किस में दे देगा, CH2OH में फाइनली ये प्रोडक्ट दे देगा। अगर SN2 के थ्रू जाते हैं तो क्या हो जाएगा, CH2CH CH2OH, ये फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो बोथ हैव द सेम प्रोडक्ट, बी इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर ले, तो सी के केस में क्या दिया हुआ है, CH3 अगर रीअरेंजमेंट होगा तो फिर तो सेम प्रोडक्ट नहीं देगा, बस ये ध्यान में रखना। तो जैसे ये प्रोटॉन लूज करेगा, कार्बोकैटायन यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो जो SN1 के थ्रू मेजर प्रोडक्ट आप देखोगे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना, मान लो यहां से कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करके हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से देखोगे, OH CH2 CH3। और SN2 के थ्रू क्या देखोगे, SN2 अगर मैं कराता हूं तो आप देखोगे CH3 CH CH3, यहां क्लोरीन को आप रिप्लेस कर दोगे OH से डायरेक्टली विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे आपको सेम प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। देख लो आप, सेम प्रोडक्ट नहीं है। डी ऑप्शन की बात कर ले, तो डी में आपको दिया हुआ है CH3, ऑब्वियसली यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे SN1 जाओ या SN2 जाओ, बात बराबर है, बिकॉज ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, और फाइनली अगर SN1 के थ्रू में जाता हूं तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। सही है, बस ये देखना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। तो CH3 CHOH, यहाँ पे बोथ आर द सेम प्रोडक्ट, देख लो आप दोनों में सेम प्रोडक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट, किसमें आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। 1 by 1 ऑप्शन आप कंसीडर करना। पहला है CH3 CH2 CH फ्लोरीन एंड CH3। ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एल्कोहलिक KOH के साथ में, और प्रोडक्ट क्या बना रखा है, CH3 CH2, इसे एलिमिनेशन अकर होगा। अब इस बात को समझते हो कि यहाँ पे एलिमिनेशन अकर होगा, तो क्या यहाँ पे सेजब प्रोडक्ट आएगा या हाफमैन प्रोडक्ट आएगा। ये मैकेनिज्म अगर आप समझो, आप अगर याद हो कि फ्लोरीन एक वीक लिविंग ग्रुप है, उतना स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप में कंसीडर कर सकते हैं। तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में क्या होगा, मैकेनिज्म आपका E2 नहीं फॉलो करेगा। अगर E2 फॉलो करता तो इन दैट केस तो वो तो दे देता आपको जो है, इन दैट केस ब्यूट-2-इन दे देता है। लेकिन यहाँ केस क्या है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, पहले हम लोग का कार्बोनाइन फॉर्म करता है, तो कार्बोनाइन के बाद फिर हम लोग जो है कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस बन के आता है तो वहां से एलिमिनेशन अकर होता है, यानी कि रिएक्शन E1CB का जाता है। तो एक बार आप E1CB का कंसीडर कर लेना कि E1CB के केस में प्रोडक्ट किस तरीके से बन के आता है, सेजब प्रोडक्ट या हाफमैन प्रोडक्ट बन के आता है। तो बिकॉज द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू दिस E1CB मैकेनिज्म, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज अ हाफमैन प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट, नॉट सेजब प्रोडक्ट। तो ये दिस वन इज करेक्ट। अदर भी कंसीडर कर लेते हैं कि अदर के केस में क्या जो हम लोग का ऑप्शन है वो करेक्ट है क्या, इसको देख लेते हैं। बी के केस में आप देखना, ठीक है, तो बी में आपका इथॉक्साइड दिया हुआ है और ब्रोमीन दिया हुआ है। ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, ब्रोमीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप। आप एक बार E1 E2 E1CB ये तीन मैग्नीज पे ध्यान रखना किस तरीके से एलिमिनेशन होगा। इथॉक्साइड दिया है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे भी जो फॉर्म करेगा नो डाउट एलिमिनेशन अकर होगा, E2 मैग्नीज से जाएगा, लेकिन सेजब प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ऑप्शन सी की बात कर ले तो ऑप्शन सी में भी ब्रोमीन दिया हुआ है, CH, मतलब यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज भी नहीं होगी अगर E1CB का जा रहा है, सॉरी E2 का मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। ये तो E1CB गया, ये E2 गया,
इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड से, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। तो इन दैट केस आप क्या देखोगे, थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड के केस में तो ये बल्कियर बेस है, लाइक इथाऑक्साइड। अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड और इथाऑक्साइड में, थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड इज बल्कियर बेस, तो उस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड होगा। तो इसकी बात किया जाए इस प्रोटॉन में और इस प्रोटॉन में लेस स्टेरिकली क्राउडेड यही है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा इस केस में, देखना आप ध्यान से, CH2 CH CS CH3 CH3। आई थिंक दे हैव नॉट गिवन दिस प्रोडक्ट। बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है। डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या दिया हुआ है, देखो आप, वो तो पूरा कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट दिया है, aqueous केवेज के साथ ट्रीट किया गया है। तो aqueous केवेज में कार्बोकैटायन ये फॉर्म करेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन, और टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो अगर aqueous केवेज के साथ आप ट्रीट करते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अगर होगा और ये अल्कोहल देगा, लेकिन यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल आपको मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल आई थिंक इन्होंने बना रखा है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। डी इज करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट। तो हमारा इस केस में केवल और केवल ऑप्शन 13 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में भी बहुत कुछ करना नहीं है, एलिमिनेशन है, ठीक है। एक केस में इन्होंने थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया है, आई थिंक सेम हम लोग का रिएक्टेंट जो हम लोगों ने ऊपर मेंशन किया है, तो इसको ट्रीट किया इन्होंने थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा थर्ड ब्यूटा ऑक्साइड में, यहाँ भी इथॉक्साइड था तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आएगा, यानी कि सेजर प्रोडक्ट, लेकिन जब इसको इसके साथ ट्रीट किया जाएगा ये बन के आ जाएगा आपका हाफमैन प्रोडक्ट। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, और रीजन बिहाइंड दैट इज एक बल्कियर बेस जो कि उस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड होगा। लेस स्टेरिकली क्राउडेड ये वाला है ना, कि ये वाला यहाँ पे जो प्रेजेंट प्रोटॉन है वो क्राउडेड है, तो उसको क्राउड करेगा उसमें। अब देखो एक और इन्होंने लिया है जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसकी क्या खासियत होती है, तो इसकी खासियत ये होती है कि ये जो लेस, यहाँ पे भी हाफमैन प्रोडक्ट ही बन के आएगा, लेकिन कौन सा, इसमें से देखो बहुत सारे अल्काइल ग्रुप है, किस अल्काइल ग्रुप को लेगा जिससे कि इसको जो है लेस इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। यहाँ पे भी वैसे ही केस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला निकल आएगा यहाँ से, जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हो, बेस के साथ हीट करते हो, तो आपको मिल जाएगा एथीन। वेद के साथ अगर हीट करते हो तो एथीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्कीन ए, ये हो गया ए, एल्कीन बी, इस हम लोग को सम निकालना है। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये दो अल्फा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे, तो 4 यहाँ से निकल के आ जाएगा और 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी, अगर सम कर दो तो टोटल 4 हो जाएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियरली वी कैन गो फॉर ऑप्शन ए। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स। इन्होंने 6 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज इसके हैं क्वेश्चंस के। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 सेक्शन 3 हम लोग डिस्कशन में ले जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 3। इसमें आप देखो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, देखो आसान प्रॉब्लम है, A to B रिएक्शन हो रहा है, रेट कांस्टेंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और क्या बोला है कि K1 K2 दो रिलेशन है इनके पास में। अब फाइनली ये बोला कि क्या, इन्होंने फाइनल क्या रिलेशन बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर K1 इक्वल टू K2, एट व्हाट टेम्परेचर K1 इक्वल टू K2, ठीक है। ये रिलेशन निकालना है। K1 को आप एक्सप्रेस कर दो, K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 इंटू E⁴ बाई RT। बोला गया कि टेम्परेचर सेम रखना है, EA1 में रख दिया, यहाँ पे A2 दैट इज इक्वल टू A2 E⁴ बाई RT because T1 is equal to T2। बोला गया कि at which temperature this K1 and K2 is going to be the equal। अच्छा A1 क्या दिया हुआ इन्होंने, A1 को रखा है इन्होंने 10⁹, E⁴ कितना है इस केस में 1200, ठीक है, 1200 बाई RT। और A2 कितना है, A2 दिया हुआ इन्होंने 10⁻10 E⁻−1800 बाई RT, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसको लेकर आओ इधर, जो है E⁻−1200 बाई RT दैट इज इक्वल टू 10 इंटू E⁻1800 बाई RT, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लो, बेस ई का लेना, आप बेस ई लोगे तभी सॉल्व किया जा सकता है। तो 1200 बाई RT, इसको ln बेस ई लिया जाएगा 10, तो इसको 2.3 से मल्टीप्लाई करके लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है, लॉग 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2.3 हो जाएगा 1800 बाई RT। सही है, सही जा रहे हैं हम लोग। इसको इधर आप कर दो, इसको इधर लेते हो तो ये हो जाएगा कितना 600 बाई RT, 600 बाई RT दैट इज इक्वल टू 2.303, ठीक है। अब इसको आप इधर कर दो, टेम्परेचर हम लोग को निकालना है, तो हो जाएगा 600 बाई 2.303, R की वैल्यू बोला है कि
2 कैलोरी आप ले लो, तो हो जाएगा 300 बाई 2.030। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। अब हमसे वैल्यू क्या पूछा है कि ये बोला है कि ये x है, x इक्वल टू 300, हम लोग को निकालना है y की वैल्यू क्या है 300 बाई 100, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 200 लीटर ऑफ सर्टेन लिक्विड इज कन्फाइंड इन द इंसुलेटेड वाल्व, मींस Q जो है 0 होगा, इस केस में dq 0 होगा क्योंकि इंसुलेटेड वाला है। एट द प्रेशर ऑफ 100 atm द प्रेशर इज सडनली रिलीज एंड मेंटेन 5 atm बाय विच द लिक्विड एक्सपेंडेड बाय 1%। तो एक्सपेंड हो रहा है 1%, मतलब मैं डेल वी निकाल सकता हूँ। डेल वी कितना होगा, देखो फाइनल वॉल्यूम ही निकालता हूँ, वी फाइनल क्या हो जाएगा 200, इसको 1% इंक्रीज कर दिया गया, 101 हो गया, डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 202, ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेल वी कितना हो जाएगा, डेल वी इक्वल टू 2 लीटर। अब डेल वी इक्वल टू 2 लीटर आपके सामने दिया है, इसको जो है यूज कर दो वर्क डन के लिए। वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, पी एक्सटर्नल किसके अगेंस्ट काम कर रहा है 5 लीटर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -10। अब आपको निकालना क्या है इस केस में, तो फॉर द प्रोसेस द एब्सोल्यूट वैल्यू मींस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डेल यू प्लस डब्ल्यू बाई 4। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि क्यू 0 होगा, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्यू 0 होगा तो डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू लिखा जा सकता है, तो 2w बाई 4 दैट इज इक्वल टू w बाई 2। हम लोग निकाल चुके हैं, ये -10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू -5, एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है तो वी कैन गो विद ऑप्शन 5। सही है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। थर्ड ऑप्शन देखना, थर्ड में आपसे पूछा गया है थर्ड कि कंसीडर द फॉलोइंग पॉलीमर्स, उसमें से कुछ प्योरली सिंथेटिक पॉलीमर है, कुछ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, कुछ नेचुरल पॉलीमर्स है। तो क्या करना है, इसको हम लोग को कंसीडर करना है। एक्स जो है हमारा नंबर ऑफ प्योरली सिंथेटिक पॉलीमर है, y क्या है, y इज द नंबर ऑफ सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और z हमारा नेचुरल है। नेचुरल पहले बताया जा सकता है क्या कि कौन कौन से नेचुरल होंगे, सेलुलोज नेचुरल है बिल्कुल, उसके अलावा एमिलोज हो गया, ये भी ग्लाइकोजन, डीएनए, आरएनए, ये जो है हमारे सामने कितने टोटल हो गए 5 नेचुरल। अब इन नेचुरल को यूज करके सेमी मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस करके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाया जाता है। कौन कौन सा हो जाएगा सेमी सिंथेटिक में, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट बम बनाने का काम आता है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ये जो है 2 सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आ जाएंगे। उसके अलावा लाइनॉल 6, पॉलीथीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन, ब्यूनाएस, ये 5 जो हो जाएंगे, जो शुरू के 5 हैं, दे आर द सिंथेटिक पॉलीमर। अब आप रख लो क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 जेड स्क्वायर, सॉरी डिवाइड बाई जेड नॉट जेड स्क्वायर, डिवाइड बाई जेड मींस 29 बाई 5, ये आपको दे देगा 5.8, बिल्कुल सही है, आप लोग सही आ रहे हैं 5.8। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, फोर्थ भी अच्छा प्रॉब्लम है। फोर्थ आप अगर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फिनॉल का प्रिपरेशन देखे होगे, वहां से ये रिएक्शन बन के आता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे वहां पे भी हम लोग जिस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी मैकेनिज्म जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब कैसे मैकेनिज्म जाता है, देखो एच प्लस जो यूज किया है ना हम लोगों ने, ये इसको प्रोटोनेट करेगा, और जैसे ही प्रोटोनेट करेगा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2O। डायरेक्ट मैं मैग्नीज के लिए जाता हूँ, यहाँ से ये ग्रुप लीव कर जाएगा। अब इसमें 3 माइग्रेशन का ग्रुप होता है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करते हैं। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है, तो फिनाइल का माइग्रेशन एल्काइल से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जाता है। और फिनाइल के केस में भी अगर ऐसा फिनाइल आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो फाइनली मैं उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट पे जाता हूं जो ये फॉर्म करके देगा। यहां आपका फिनाइल है, यहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ ये कुछ इस तरीके से ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये बेस्ड ऑन अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपने लिखा होगा तो वहां से आइडिया लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाटर अटैक करेगा, इस पे H2O अटैक करेगा, और फाइनली जैसे कि ये इसको स्टेबलाइज करेगा, वो स्टेबलाइजेशन यहाँ से होगा। फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो ये फॉर्म कर लेगा 1 मोल ऑफ एसीटोफिनॉल। ये फिनॉल का प्रिपरेशन किया जाता था तो साइड प्रोडक्ट क्या बन के आता था, साइड प्रोडक्ट होता था आपका एसीटोन, वही जगह यहाँ पे एसीटोफिनॉल ने लिया है, और फिनॉल की जगह पे यहाँ पे बन के आ रहा है क्रिजॉल, पैराक्रिजॉल।
इसको हम लोग क्रिजॉल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये हमारा प्रोडक्ट P1 हो गया, P2 फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट दे रहा है। पता है ना किसके लिए टेस्ट होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट? ये टेस्ट कराते हैं हम लोग फिनॉल के लिए, फिनॉल और फिनॉल डेरिवेटिव के केस में। यहाँ पे रेड कलर दे रहा है, फिनॉल के केस में हम लोग वायलेट कलर देखते थे। तो ठीक है, हम लोग जा सकते हैं कि ये फिनॉल डेरिवेटिव होगा तभी ये फेरिक क्लोराइड के साथ टेस्ट दे रहा है। तो P1 P2 के बारे में आइडिया लग गया। अब P1 को क्या बोला है कि इन्होंने ट्रीट किया है NaOI के साथ में। हम लोग को पता है दिस इज द आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है कि आपको मिल जाएगा ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एक मिल जाएगा और साथ में CH3 मिल जाएगा, साथ में CH3 मिल जाएगा। अब आप देखना इस केस में क्या क्या इंफॉर्मेशन अब जो है आपसे पूछा हुआ है। देखो आप ये P3 हो गया क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट ये फॉर्म कर गया P4। क्वेश्चन के अंदर क्या आपसे पूछा गया है, तो बोला कि X इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस ऑब्टेन व्हेन द P3 इज ट्रीटेड विद Ag पाउडर। अच्छा, इसको Ag पाउडर के साथ ट्रीट किया है। क्या बनता है Ag पाउडर के साथ ट्रीट करने के बाद? ये फॉर्म करता है एल्काइन, ठीक है। रिएक्शन मैंने बताया था कि ये तीनों के तीनों आयोडीन जो प्रेजेंट है इस तरीके से, ऐसा कुछ मैंने रिएक्शन ये पहले भी बताया हुआ है। आयोडीन आयोडीन आयोडीन, ये आप क्या करो, इनको यूज करके यहाँ से ये निकाल दो, ठीक है। डब्बा केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया इथाइन। इसका मोलर मास 24 + 2 26 हो जाएगा। वाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन व्हेन P4 इज ट्रीटेड विद द सोडा लाइम, ठीक है। इसको ट्रीट किया जा रहा है, P4 को ट्रीट किया जा रहा है सोडा लाइम के साथ में। तो आपको पता है कि बेंजोइक एसिड को अगर ट्रीट किया जाए सोडा लाइम के साथ में, क्या दे देगा? आपको दे देगा बेंजीन। अगर सोडा लाइम के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है तो ये आपको दे देगा बेंजीन। तो बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाएगा? C6H6 + 6 78। तो आपको निकालना है y = 78 और x = आपका आ गया है 26। y/x कितना हो जाएगा? दैट विल बी 3 से तो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 भी देख ही ले हम लोग, 5 में भी कुछ करना नहीं है, 5 और 6 भी यही देख लेते हैं। 5 के केस में देखो, तो 5 में बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन लिबरेटेड बाय ट्रीटिंग 1 मोल ऑफ सोडियम विद द एक्सेस ऑफ वाटर। सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल सोडियम लिए हो आप, तो इन दैट केस ये क्या फॉर्म करेगा? NaOH विद ½ मोल ऑफ H2। यही पूछा हुआ है कि ½ मोल ये परफॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया X। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ Mg3Ca3 Mg3C2 मैग्नीशियम कार्बाइड इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। बोला गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या बनाता है? मैग्नीशियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस। ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है आपका इथाइन। इथाइन फॉर्म करता है C3 4, तो ये फॉर्म करके देता है इथाइन, ठीक है। ये आपको पता है, सॉरी प्रोपाइन फॉर्म करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बाइड ऑन द हाइड्रोलिसिस ओनली 1 हाइड्रोकार्बन आएगा। तो यही पूछा है, दोनों का सम निकाल दो, 1.5 आ गया। सिंपल सा केस है, इससे आसान प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। 6 भी कर ही लेते हैं, 6 के केस में भी बहुत कुछ नहीं है, 6 भी क्वेश्चन ट्राई यहीं कर लेते हैं। टोटल मास फॉर्म soluble manganese compound in the gram by 3 moles of K2MnO4. 3 moles of K2MnO4 reacted with 2 moles of H2SO4, ठीक है। ये क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा KMnO4, ठीक है, और साथ में MnO2, ये साथ में K2SO4 जो भी आएगा। मुझे पोटेशियम का मैंगनीज का कंपाउंड चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ K2MnO4 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ KMnO4 बनाएगा। एक बार रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना और साथ में K2SO4 बन के आएगा, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ K2SO4 बन के आएगा, K2SO4 दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। देख सकते हो, आई थिंक बैलेंस ही है, कुछ ज्यादा करने के लिए इसमें करने का नहीं है MnO2, ठीक है। अब बात किया जाए इसमें जो डिजॉल्व हो गया, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, ये जो है डिजॉल्व हो जाएगा KMnO4 सॉल्यूशन। तो KMnO4 का मोलर मास कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नीज 55 + 39, पोटेशियम, ऑक्सीजन 64, ऑक्सीजन 64, हाउ मच वैल्यू विल गेट? 1415 × 2, ये दे देगा 316, ठीक है। तो 316 विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पेपर आप जो है ओवरऑल कई सारे क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे थोड़े, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, और सभी प्रॉब्लम इजी थे। जैसे इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं था। आपको जो रिएक्शंस आने चाहिए, रिएक्शंस अगर आ रहे हैं तो इन दैट केस आप इजीली इंटीजर टाइप के प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है।